नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी, जिसमें हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर शुरू किया था अपना टॉपिक पद परिचय। देखिए, ये टॉपिक हमारा जो है हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन हमने इसको यहाँ पर रिवाइज करने के लिए इस बार हमने यहाँ पर इसे खोला। यानी कि अब इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक केवल पद परिचय जो हमारा टॉपिक ऐसा है, ये हमारे व्याकरण के लगभग सारे टॉपिक्स को जो है क्लियर कर देता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हमने कहा कि पद अर्थात शब्द का व्यवहारिक दृष्टिकोण से परिचय कराना। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि ये पद कब कहलाता है, पद होता क्या है, पद कहते किसे हैं, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर क्लियर की थी। तो मैंने आपको बताया कि पद जो होता है, ठीक है, पद जो होता है वो होता है एक शब्द, और जो शब्द कभी भी जब किसी भी एक तरह से वाक्य में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किसी भी शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो वहां पर वो बहुत सारे व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है। कैसे बनता है, क्योंकि वो पहले से ही, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पूरे के पूरे व्याकरण में शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। ये शुरुआत से मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि सारे के सारे शब्दों को हमने 8 भागों में बांटा है, जिसमें से हमने 4 को अलग और 4 को अलग करके यहाँ पर समझा। इसमें हमने अलग अलग करके समझा। कैसे, हमने चारों को रखा विकारी, यानी कि जो होते हैं परिवर्तनशील, जिनमें चेंजेस आ जाते हैं, जिनमें परिवर्तन आ जाता है, उनमें रखा हमने विकारी, और बाकी 4 में रखा हमने अविकारी शब्दों को। तो देखिए, यहाँ पर अविकारी शब्द जो है, जिनमें अविकारी यानी कि जिनमें कोई विकार नहीं होता है, अ का अर्थ होता है नहीं, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, यानी कि जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। किसके आधार पर, लिंग, वचन, पुरुष, काल के आधार पर जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो क्या होते हैं, अविकारी। ठीक है, तो इतने सारे शब्दों को हमने यहाँ पर समझा, तो जिसमें हमने सारी चीजें अच्छे से पढ़ी थी। संज्ञा पढ़ी थी, सर्वनाम पढ़े थे, क्रिया पढ़ी थी, विशेषण पढ़ा था, क्रिया विशेषण पढ़ा था, संबंध बोधक पढ़ा था, समुच्चय बोधक पढ़ा था, विस्मय आदि बोधक पढ़ा था, और फिर कुछ निपात शब्दों के बारे में भी हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि पद अर्थात शब्द का, ठीक है, अब आपको पता चल गया है कि कोई भी शब्द जो है वो एक तरह से उसका कुछ गुण होता है, कुछ धर्म होता है, कुछ लक्षण होते हैं, यानी कि उसका कुछ ना कुछ जो है एक व्याकरणिक स्वरूप होता है। और खास तौर पर जब किसी वाक्य में वो प्रयोग किया जाता है तो वहां पर भी बहुत सारे व्याकरणिक नियम लागू होते हैं। यानी कि यहाँ पर संज्ञा, यहाँ पर सर्वनाम, यहाँ पर क्रिया, यहाँ पर विशेषण, यहाँ पर क्रिया विशेषण, यहाँ पर आपकी एक तरह से जो भी शब्द, ठीक है, अगर आपका विस्मय आदि बोधक है तो वो कहाँ पे लगेगा, किस तरह से उसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, उसके आधार पर क्रिया कैसे होगी। अगर आपका कर्म है, आपका वहां पर वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, तब आपका क्रिया कैसी होगी, और मतलब क्रिया के आधार पर वाक्य कैसे लिखे जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे नियम होते हैं जब हम किसी भी शब्द को किसी भी वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो बहुत सारे नियमों से वो बंध जाता है। और उन्हीं नियमों, उन्हीं व्याकरणिक जो नियम होते हैं से बंधे हुए शब्द का पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना, उन्हीं व्याकरणिक नियमों से बंधे हुए पद का पूर्ण परिचय देना। देखिए, अब वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। अब वो वहां पर शब्द नहीं होता, वो होता है पद, वाक्य का एक पद। ठीक है, बहुत सारे पदों से मिलकर बनता है एक वाक्य। अब जब वो वाक्य में प्रयुक्त हो चुका है तो अब वो पद है, और पद का ही पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। ये मैंने आपको क्लियर किया था यहाँ पर, तो रिवाइज हो चुका है। तो इस टॉपिक को रिवाइज करने का रीजन भी यही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक तरह से पूरे संपूर्ण व्याकरण को लेकर चलता है, ये पूरा का पूरा टॉपिक। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर बताया था कि शब्दों के रूप, गुण, धर्म, लक्षण आदि की जानकारी रखना आवश्यक होता है। तो जैसे लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था, राधिका और गीत, ठीक है, मोहन और बाजार से,
ठीक है, तो इन वाक्यों को आपने ध्यान पूर्वक पढ़ना है। ध्यान पूर्वक पढ़ने से मैंने यहाँ पर क्या कहा था कि ध्यान पूर्वक पढ़िए, जरा समझिए। जैसे लास्ट सेशन में बताया था कि राधिका, अब राधिका शब्द पर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया तो क्या समझ आया आपको कि ये एक नाम है। ठीक है, नाम है, तो नाम वाले शब्द तो संज्ञा होते हैं, तो सबसे पहले आपको पता चला कि ये संज्ञा है। फिर आपने देखा कि ये केवल सिंगल एक व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो वहां पता चला कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर आपने देखा राधिका शब्द जो होता है वो स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। फिर आपने देखा कि केवल एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, यानी कि राधिका, तो ये एक वचन है। तो इससे आपको क्लियर हुआ चार चीजें कि ये संज्ञा है, संज्ञा में ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और उसमें भी ये स्त्रीलिंग शब्द है, और ये एक वचन शब्द है। ठीक है, जैसे फिर उसके बाद जैसे हमने कहा गीत गाती है, फिर इसके बारे में भी हमने यहाँ पर क्लियर किया। फिर जैसे हमने कहा मोहन प्रतिदिन बाजार से फल लाता है। ठीक है, तो मोहन और बाजार दोनों के बारे में हमने यहाँ पर सोचा। तो जैसे हमने कहा मोहन, जैसे ही हमने राधिका के बारे में सोचा, बिल्कुल हमने मोहन के बारे में सोचा। हमने कहा कि मोहन जो है वो तो एक तरह से संज्ञा शब्द है, नाम है, तो वो संज्ञा शब्द है, और किसी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर हमने कहा कि ये क्योंकि पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया है, तो ये पुल्लिंग शब्द है। एक वचन के लिए प्रयोग किया गया है, तो ये एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, तो ये एक वचन है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर कहा कि मोहन प्रतिदिन बाजार से फल लाता है। अब देखिए बाजार से, फिर हमने बाजार शब्द के बारे में यहाँ पर कहा। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जो बाजार शब्द है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर किसी भी एक चीज का नाम लूं तो वो क्या होता है, वो किसी स्पेसिफिक का नाम लूं, जैसे हमने कहा आगरा, दिल्ली, देहरादून। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके एक किसी विशिष्ट स्थान के नाम है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कह दूं शहर, बाजार, ठीक है, तो ये क्या है, ये किसी एक चीज का नाम नहीं। बाजार तो हर शहर में होते हैं और शहर बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारे क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इस तरह से आप अंदाजा लगाएंगे कि ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है। फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा कि इस तरह से हम अंदाजा लगाने के बाद यहाँ पर संज्ञा शब्द का इस तरह से पद परिचय देंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि 8 प्रकार के टोटल हमारे शब्द होते हैं। जो 8 प्रकार के शब्द होते हैं वो देख सकते हैं आप, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द, क्रिया शब्द, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इनके बारे में लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया था कि यानी कि कुछ जो है विकारी होते हैं और कुछ जो है अविकारी होते हैं, और वाक्य में इनका प्रयोग होने पर स्थान तथा संबंध के आधार पर परिचय कराना अनिवार्य होता है, कि जहां पर जिसका स्थान है उसके स्थान के आधार पर परिचय कराना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो इस तरह से उसके बाद देखिए पद परिचय के लिए प्रयुक्त मुख्य बातें, कौन कौन सी बातें जो है पद परिचय के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको क्या क्या पता करना होता है। जैसे सबसे पहले आपने देख लिया कि ये संज्ञा शब्द है, आपको समझ आया कि ये शब्द संज्ञा शब्द है। आपने कहा नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, तो आपको समझ आया कि ये संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्द है तो आपको उसके बारे में फिर क्या क्या बताना होगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले, क्योंकि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, तो आपने देखना होगा कि संज्ञा तो है लेकिन कौन सी संज्ञा है। ठीक है, मैंने कहा कि जो सारे जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं, चाहे व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, प्राणी का हो अथवा भाव का हो, किसी भी चीज का जो नाम होता है वो संज्ञा होती है। ठीक है, नाम वाले सारे शब्द, लेकिन उनको डिवाइड किया गया है हमने अलग अलग भागों में। जैसे हमने कहा कि जब किसी स्पेसिफिक का नाम होता है तो उसको हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। जो किसी संपूर्ण जाति का, एक व्यक्ति का बोध न कर, जैसे हमने कहा अध्यापक। ठीक है, अध्यापक जो है किसी एक अध्यापक का नाम नहीं लिया, सबको एक साथ बोल दिया। ठीक है, जैसे हम कहते हैं पुलिस, तो किसी एक का नाम नहीं लिया, सबको एक साथ कह दिया। ठीक है, तो इसमें जैसे कक्षा, ठीक है, इसमें हमने किसी एक बच्चे का नाम नहीं लिया, पूरी कक्षा का हमने नाम नहीं लिया। छात्र, ठीक है, किसी एक बच्चे का नाम नहीं लिया, पूरी कक्षा के बारे में बोल दिया। ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा। फिर जैसे हमने कहा भाववाचक संज्ञा, जो भाववाचक संज्ञा होती है, भाववाचक शब्दों का
जैसे हमने कहा बुढ़ापा, बचपन, ठीक है, भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, तो ये आपके भाववाचक के अंतर्गत। तो उसके बाद जैसे हमने देखा कि अब संज्ञा के 3 टाइप के भेद होते हैं, उनमें हमने देख लिया कि ये कौन सा भेद है। फिर हमने देखा लिंग, क्योंकि लिंग तो यहाँ पर 2 ही होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो आप देखेंगे कि ये शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द है या ये पुल्लिंग शब्द है, तो उसके आधार पर आप उसका लिंग लिखेंगे। उसके बाद आता है वचन। आप देखेंगे कि ये वचन आपने बचपन में पढ़े हैं, जब हम किसी एक वस्तु के बारे में बात करते हैं तो वो होती है एक वचन, जब हम एक से अधिक वस्तुओं के बारे में बात करते हैं तो उसको कहते हैं बहुवचन, ठीक है। तो देखेंगे कि ये शब्द आपका एक वचन है, यानी कि एक के लिए प्रयोग हुआ है या बहुत सारे लोगों के लिए प्रयोग हुआ है, तो वो एक वचन और बहुवचन में आपका डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद कारक, कारक आपने यहाँ पर पढ़े हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, सबके बारे में आपने पढ़ा है। कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है, ने। करण कारक, कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, से। आपका का, के। और करण कारक की विभक्ति क्या होती है, से। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है, अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है, संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। फिर आपने देखना है कि किसके साथ संबंध है, जैसे क्रिया का या अन्य शब्दों के साथ संबंध है। तो इसमें मैंने एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया था, लगभग हमने 2-3 एग्जाम्पल जो है यहाँ पर अच्छे से क्लियर किए थे, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था। जैसे हमने कहा था, परमेश्वर ने चित्र बना लिया, परमेश्वर ने चित्र बना लिया, तो नाम है परमेश्वर, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। परमेश्वर ने चित्र बना लिया, परमेश्वर क्या है, नाम है। तो आपने सबसे पहले परमेश्वर शब्द का जब आपने पद परिचय दिया तो आपको पता चला नाम है, नाम है तो क्या है, संज्ञा है। अब देखिए, क्योंकि किसी एक ही व्यक्ति का स्पेसिफिक नेम है, इसीलिए ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। परमेश्वर जो शब्द है वो आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। उसके बाद एक वचन है और कर्ता कारक है, ठीक है। कैसे, बना लिया, चित्र बना लिया, ये आपका कर्ता कारक है, ठीक है। अब यहाँ पर बना लिया, ये क्या है, क्रिया है आपकी, और ये किसके आधार पर है, ये आपके कर्म के आधार पर है, चित्र बना लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैंने इसी पर आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे दो चीजें मैंने यहाँ पर आपको बताई थी, जैसे रिया पुस्तक पढ़ती है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि आपको इन दोनों का ही पद परिचय देना है, ठीक है, इन दोनों का ही पद परिचय देना है। तो अब देखिए, इन दोनों में आपको क्या करना होगा, जैसे रिया शब्द है, इसके बारे में तो आप आसानी से बता देंगे कि रिया है तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। रिया शब्द है तो आपका स्त्रीलिंग शब्द है, रिया शब्द है तो आपका एक वचन है, ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए, ठीक। उसके बाद क्या है, कर्ता कारक है, ठीक है। उसके बाद आपकी क्रिया है पढ़ती है, ठीक है। दूसरा आपको दिया है यहाँ पर मैंने पुस्तक, ठीक है। यदि आपको पुस्तक शब्द का पद परिचय देना है तो पुस्तक क्या है, ये आपका क्या है, किसी एक चीज के लिए नहीं कहा गया है, ये जितनी आपकी पुस्तकें होती हैं उनके बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर आपका व्यक्तिवाचक की जगह क्या आ जाएगा, जातिवाचक, ठीक है। यहाँ पर आपका व्यक्तिवाचक की जगह जातिवाचक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पुस्तक जो शब्द है वो आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, वो आप लिख देंगे वहां पर, जैसे पुल्लिंग यहाँ पर हमने कहा और रिया के लिए हमने कहा स्त्रीलिंग, तो पुस्तक भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद हमने यहाँ पर तीसरा कहा एक वचन है, क्योंकि अगर पुस्तक होगा तो एक वचन होगा, अगर पुस्तकें होंगी तो आपका बहुवचन होगा, ठीक है। तो केवल पुस्तक शब्द लिखा है तो आपका देखिए यहाँ पर होगा आपका स्त्रीलिंग। वैसे ये मैंने आपको करवाया है लास्ट सेशन में, और वचन होगा आपका एक वचन, ठीक है। ये इस तरह से आप इसको करेंगे। तो ये हमने लास्ट सेशन में यहाँ पर क्लियर किया था। उसके बाद देखिए, हमने सर्वनाम शब्द का पद परिचय, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को सर्वनाम शब्द का पद परिचय देने में,
क्योंकि यहाँ पर हमें पुरुष भी पढ़ना होता है, ठीक है। और ये पुरुष हमें केवल जो हमारा सर्वनाम का पहला भेद है उसके लिए हमें पढ़ना होता है। जैसे शुरुआत से देखते हैं कि सर्वनाम शब्द का पद परिचय आप कैसे देंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें भी आपको यही करना होता है, आपको सर्वनाम के भेद मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो सर्वनाम के जहां पर मैंने आपको 6 भेद बताए थे, यहां पर मैंने आपको एक और भेद लिखवाया था, निजवाचक, ठीक है। जैसे हमने कहा पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और नेक्स्ट हमने बताया निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो अब आपको सर्वनाम शब्दों में, अब देखिए कितनी जरूरी चीजें हैं कि आपको यहाँ पर सर्वनाम के भेद पता होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए हमने यहाँ पर कहा इसमें हमारा सबसे पहले भेद, उसके बाद आता है लिंग। तो लिंग में तो मैंने आप लोग को कहा कि दोनों में से एक ही होगा। वचन जो है तो वचन में भी आपका दोनों में से एक ही होगा। कारण कारक जो है उसमें कर्ता या कर्म या करण इसमें से कोई एक होगा। संबंध जो है वो क्रिया के साथ ही संबंध बताया जाएगा। पुरुष, ये जो पुरुष है ये केवल पुरुषवाचक सर्वनाम में होगा, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है इसके भी 3 भेद होते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा, पुरुषवाचक सर्वनाम में हम कहते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है वो बोलने वाला व्यक्ति किसी सुनने वाले व्यक्ति के लिए तथा अन्य तीसरा जिसके बारे में बात की जा रही हो उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अतः बोलने वाले व्यक्ति के लिए, सुनने वाले व्यक्ति के लिए और अन्य तीसरा जिसके बारे में बात की जा रही हो उसके लिए। तो पहले वाले के लिए उत्तम पुरुष, दूसरे वाले के लिए मध्यम पुरुष और तीसरे वाले के लिए अन्य पुरुष, ठीक है। 3 तरह के इसमें पुरुष होते हैं। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, यहाँ पर 3 तरह के आपके पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आप जहां पर बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए, जैसे मैं, हम, हमारा, मेरा, ठीक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा तो वो क्या होगा, उत्तम पुरुष होगा। यानी कि बोलने वाला व्यक्ति प्रयोग कर रहा है मैं, मेरा, हम, हमारा, ठीक है। और जब सुनने वाले के लिए बात कर रहा हो तुम, तू, तुम्हारा, ठीक है, तुम्हें, तो ये सारे शब्द सुनने वाले व्यक्ति के लिए। फिर जैसे तीसरे के बारे में बात की जा रही, वह, वे, उन्हें, उसका, तो ये सब क्या है, तीसरे जिसके बारे में ये दोनों बातें कर रहे हैं, तीसरा वो है आपका अन्य पुरुष। तो इस तरह के जहां पर आपके सर्वनाम शब्द होंगे वो क्या होगा, अन्य पुरुष सर्वनाम होगा, ठीक है। तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर करवाए थे जिसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पर तीनों तरह की चीजें आ जाती है, ठीक है। जैसे हमने कहा वह, ठीक है। फिर कौन, जो कौन शब्द होता है इसमें मैंने कहा आपको, जैसे हमने यहाँ पर जो मैंने आपको भेद बताए उसके आधार पर, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कौन है, वह कौन है, तो कौन शब्द क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। जो अपने, अपना शब्द, अपना हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, निजवाचक के लिए प्रयोग करते हैं। अपना किसके लिए प्रयोग करते हैं, अपना, जैसे मैं स्वयं, मैं खुद, मैं अपने आप। तो जो मैं खुद के लिए प्रयोग करूंगी, देखिए एक तो हो गया मैं, ठीक है, ये हो गया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन इसके अलावा भी जो मैं खुद के लिए, जैसे मैं अपना गृह कार्य स्वयं करता हूं, मैं अपने सारे कार्य खुद कर लेता हूं, मैं अपने आप यह काम कर लूंगा, ठीक है। तो यहां पर जैसे मैं अपने आप, स्वयं, खुद, ये सब क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। निज अर्थात अपने लिए जो प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमने 3 तरह के आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिए। जैसे हमने कहा कि वह गुरुकुल गया, तो वह शब्द तो आपको मैंने बताया कि ये वह शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, सुनने वाले व्यक्ति के साथ बातें करते वक्त, जब तीसरे के बारे में, क्योंकि जब मैं आपसे बात करूंगी तो मैं आपसे क्या कहूंगी, या तो तू कहूंगी, या तुम कहूंगी, या आप कहूंगी, या आपका कहूंगी, या तुम्हारा कहूंगी।
ठीक है। लेकिन जब मैं आपसे तीसरे के बारे में बात करूंगी तो मैं क्या कहूंगी कि वह, जैसे हम दोनों बातें कर रहे हैं तो मैं कहूंगी कि वह, उसका, उन्हें, वे, उनका। ठीक है, हम तीसरे के बारे में बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पर कहा है वह गुरुकुल गया। अब ये मैं किसी को बता रही हूं कि वह गुरुकुल गया, तो वह यानी कि ये अन्य पुरुषवाचक, पहले तो आपका ये सर्वनाम है, उसके बाद कौन सा सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक। पुल्लिंग शब्द है क्योंकि गया, एक वचन है क्योंकि वह, कर्ता क्रिया का कर्ता के साथ संबंध है। फिर जैसे यहाँ पर बताया वह कौन है जो अपने राष्ट्र को नहीं पूजता। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा जो, अपने, कौन, ये सब क्या है आपके सर्वनाम है, और क्या क्या सर्वनाम है, कैसे कैसे हैं, ये सब यहाँ पर क्लियर मैंने किया हुआ है और पहले भी आपको बताया है ये सब चीजें। ठीक है, तो अब जैसे देखिए जो शब्द का प्रयोग हुआ है, तो जो शब्द ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है ये अन्य पुरुष के लिए प्रयोग हुआ है और पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, कर्ता कारक है और पूजता क्रिया का कर्ता के साथ संबंध है। ठीक है, और जैसे अपने के लिए मैंने बता दिया निजवाचक सर्वनाम, कौन के लिए मैंने बताया प्रश्नवाचक सर्वनाम, और बाकी चीजें आपको दिखती ही है। जैसे आप देखेंगे कि ये पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग लिखेंगे, एक वचन शब्द है तो एक वचन लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने सर्वनाम को भी यहाँ पर क्लियर किया था। विशेषण, विशेषण के लिए भी मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक क्लियर किया था कि विशेषण आपका क्या होता है। तो विशेषण में भी आपने बताना होता है सबसे पहले, यदि आपको विशेषण शब्द का पद परिचय देना है तो यहाँ भी आपको क्या करने होते हैं, भेद, विशेषण के भेद आपको पता करने होते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। ध्यान दीजिएगा, गुणवाचक, गुण, जहां गुण की जहां पर बात आ जाती है वहां पर किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के गुण, धर्म, आकार और उसका एक तरह से रंग, रूप, जो चीजें हैं वो सब क्या आ जाती है, गुण के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो ये गुणवाचक संज्ञा सर्वनाम है। अगर जैसे हमने कहा काला कुत्ता, ठीक है, तो काला शब्द क्या है, एक रंग है। ठीक है, अगर हम कहेंगे लाल सेब तो रंग है, इसी तरह से गोल। ठीक है, ये सारे क्या है, गुणवाचक। और कई बार हम कहते हैं ना कि श्याम बहुत मेहनती है, मेहनती शब्द भी आपका गुणवाचक आपका विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस तरह से अगला है संख्यावाचक, जहां पर नंबर्स की बात की जाए, संख्या की बात की जाए। संख्या में भी अब देखिए एक निश्चित संख्यावाचक होता है, इसको हमने पढ़ा था, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, और उसके बाद परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण में जहां पर मात्रा का बोध कराया जाए। अब देखिए मात्रा में भी आपको दो तरह की चीजें आती हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जहां पर निश्चित मात्रा होती है 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, तो वो सब क्या है, आपका निश्चित परिमाण है। और जहां पर कहते हैं हम थोड़ा सा, जरा सा, ठीक है, ये अनिश्चित परिमाण वाचक है। ठीक है, उसके बाद आता है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण क्या बताया था मैंने कि जो सर्वनामिक जो विशेषण शब्द जो है, किसी भी जो आपके सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो जब जिस चीज की विशेषता बताई जा रही है उसके पहले ठीक लगाए जाते हैं। ठीक है, प्रयुक्त संज्ञा शब्द के पहले प्रयोग करके वो संज्ञा की तरफ को इशारा करते हैं तो उनको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा क्या करना होगा, आपको पहले भेद बताना होगा। आप देखेंगे किस तरह का विशेषण है तो उसका भेद बताएंगे। सेम चीजें हैं, लिंग बताएंगे, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, वचन बताएंगे, एक वचन या बहुवचन, और संज्ञा के साथ उसका संबंध। और फिर उसके बाद देखिए ये एग्जाम्पल जो हमने पहले भी यहाँ पर अच्छे से किया हुआ है। और जैसे मैंने इसमें आपको दूसरा भी एग्जाम्पल बताया था कि सुदीप बहुत मेहनती है। ठीक है, तो उसमें भी आपका सेम ही चीज आ जाएगा, विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। मेहनती शब्द जो है वो कैसा शब्द है आपका, ठीक है, मेहनती शब्द के लिए आपने लिखना होगा कि ये आपका
पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है, फिर वचन आपने लिखना होगा, और तीसरा मेन चीज जो आपको यहाँ पर लिखना होता है वो आपको विशेष्य बताना होता है। जैसे काला जो शब्द है वो विशेषण है, लेकिन विशेष्य किसका है? कुत्ता, यानी कि जो आपका किसकी विशेषता बता रहा है? वो कुत्ते की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो इसको आप जरूर लिखेंगे कि इसमें विशेष्य क्या है। ठीक है, क्रिया का पद परिचय, क्रिया शब्द का पद परिचय देने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले क्रिया के भेद पता होने चाहिए। और ये जो टॉपिक है ना बच्चे, ये आपको इस साल ही नहीं, क्लास 10th में भी आपको ये पढ़ना है। क्रिया टॉपिक आपको क्लास 10th में भी पढ़ना है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है। निम्नांकित शब्दों में से क्रियापद छाटिए और उसका भेद बताइए। तो इस टॉपिक को आप जरूर अच्छे से पढ़ें, समझें, और आपके जो 10th क्लास, क्योंकि अब आने ही वाली है, आप 10th क्लास में आने वाले हैं कुछ टाइम के बाद, तो आपको वहां पर भी ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें भी आपने सबसे पहले क्या करना है? क्रिया का भेद आपने यहाँ पर बताना है। तो क्रिया के भेदों में जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद और रचना के आधार पर क्रिया के भेद। जैसे अर्थ के आधार पर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। फिर अगला हमने बताया प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, ये सब क्या है? क्रिया के भेद है। सेम चीजें वाच्य, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आ जाती है कि जब क्रिया कर्ता के आधार पर होती है तो वहां पर आपका कृतवाच्य आ जाता है, और जब क्रिया कर्म के आधार पर होती है तो वहां पर कर्मवाच्य आता है, और जब क्रिया भाव के आधार पर होती है तो वहां पर भाववाच्य आता है। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान देना है। ठीक है, ये चीज आपने देखना है कि वाच्य कौन सा है, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। ठीक है, कर्ता, कर्म और क्रिया के भाव के आधार पर तीन तरह से इसको बांटा। जब कर्ता के आधार पर क्रिया होगी, यानी कि क्रिया कर्ता के अनुसार लिखी गई होगी तो कृतवाच्य, क्रिया कर्म के आधार पर लिखी गई होगी तो कर्मवाच्य, क्रिया भाव के आधार पर लिखी गई होगी तो भाववाच्य। ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद इसमें काल भी देखा जाता है कि क्रिया कौन से काल की है। ठीक है, क्रिया भूतकाल की है या वर्तमान काल की है या भविष्यत काल की है। ठीक है, ये भी इसमें देखा जाता है। उसके बाद लिंग तो आपने देखना ही है कि स्त्रीलिंग शब्द है या आपका पुल्लिंग शब्द है। वचन भी आपने देखना है कि एक वचन है कि बहुवचन है। और संबंध, क्रिया वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध कैसा है, कहाँ पर दिखाया जा रहा है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन चारों का हमने यहाँ पर पद परिचय किस तरह से दिया जाता है वो मैंने आपको क्लियर किया। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए जरा सा। पिताजी सो रहे हैं, पिताजी सो रहे हैं। क्रिया, सबसे पहले हम यहाँ पर छाटेंगे क्रिया क्या है। ठीक है, तो आपको पता है क्रिया क्या है? सो रहे हैं। ठीक है, जो शब्द आपका क्या करता है, किसी काम के करने या होने का बोध कराता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। सो रहे हैं, पिताजी सो रहे हैं। तो यहाँ पर आपका सो रहे हैं क्रिया है, और कैसी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। ठीक है, और दूसरा कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है, क्योंकि पिताजी सो रहे हैं यानी कि क्रिया जो है कर्ता के आधार पर लिखी गई है तो वो कृतवाच्य है। और सो रहे हैं यानी कि अभी भी सो रहे हैं, तो इसीलिए ये वर्तमान काल है। रहे हैं आदर्श सूचक आपका शब्द है, वो आपका क्या है? एक वचन ही है, लेकिन आदर्श सूचक बहुवचन है। और रहे हैं अर्थात पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, मैंने सोचा था कि मैं उसके लिए कुछ कमाऊं, सोचा था। ठीक है, ये भी एक काम है। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया है, कृतवाच्य है, वर्तमान काल है, पुल्लिंग है, एक वचन है। यही चीजें आपने ध्यान देनी है, यही चीजें आपने देखनी है। उसके बाद आता है हमारा क्रिया विशेषण का पद परिचय। क्रियावाचक क्रिया विशेषण का पद परिचय। क्रिया विशेषण अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को
क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए क्रिया विशेषण के भी आपको सबसे पहले भेद बताने होते हैं। ये आपका अलग से टॉपिक के तौर पर आता है क्रिया विशेषण, ठीक है। तो क्रिया विशेषण के भेद, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें रीति का अर्थ मैंने आपको बताया था विधि, काम करने की विधि को बताता है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, काल का अर्थ होता है समय, क्रिया के होने के समय का बोध कराता है कालवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। और उसके बाद जैसे हमने कहा चुन्नू मुन्नू बाहर गए, ठीक है। तो आपका ये क्रिया विशेषण शब्द है। और स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, और गए क्रिया की स्थान की विशेषता है, ठीक है। मैं वहां जाकर जरूर मिलूंगा, तुम भी जल्दी आ जाना। मैं वहां जाकर जरूर मिलूंगा, तुम भी जल्दी आ जाना। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है वहां शब्द, ठीक है। मिलूंगा क्रिया की विशेषता को बता रहा है, ठीक है। जरूर, ठीक है, जाकर जरूर मिलूंगा, जरूर शब्द, ठीक है। तो रीतिवाचक क्रिया है, ठीक है। कैसे? जरूर, रीतिवाचक। और मैं निश्चित, निश्चय बोधक शब्द, क्योंकि जरूर मिलूंगा कहा है, निश्चय बोधक शब्द है और क्रिया की विशेषता को बता रहा है। उसके बाद तुम भी जल्दी आ जाना, जल्दी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और आपका प्रकार बोध है, और आ जाना क्रिया की विशेषता को बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्रिया विशेषण का पद परिचय हमने दिया। अब देखिए क्रिया विशेषण का पद परिचय हम यहाँ पर भी एक और जैसे दे सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा रिया बहुत बोलती है। सिंपल सा हमारा वर्ड है, रिया बहुत बोलती है, ठीक है, बहुत बोलती है। अब देखिए हमने कहा क्रिया विशेषण, रिया बोलती है क्या है? आपकी क्रिया है, और बहुत शब्द क्या है? वो क्रिया की विशेषता को बता रहा है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसका, कैसे इसका हम पद परिचय देंगे? बहुत शब्द, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या है आपका? बहुत, या थोड़ा, या कम, या ज्यादा, ये क्या है आपका? परिमाण, मात्रा, बहुत बोलती है, ठीक है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या कहेंगे इसको? परिमाणवाचक, क्योंकि क्या कहा है? बहुत बोलती है, ठीक है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे? बोलती है, वो क्या है? क्रिया का एक तरह से क्रिया है, यानी कि उसी की विशेषता यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्रिया विशेषण शब्द का पद परिचय दे सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा संबंध बोधक शब्दों का पद परिचय। संबंध बोधक शब्दों का क्या होते हैं? संबंध बोधक शब्द जो वाक्यों का आपस में संबंध बताने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा, इसका सबसे पहले क्या करना है? भेद तो आपको हर एक का बताना है। तो संबंध बोधक जो होते हैं उनके भेद देख लीजिए। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, कारणवाचक, तुलनावाचक, साधनवाचक, उद्देश्यवाचक, समानतावाचक, विरोधवाचक, संबंधी शब्द। इतने सारे भेद होते हैं हमारे संबंध बोधक शब्दों के, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले, जैसे चोर से पहले पुलिस वहां पहुंच गई। चोर से पहले पुलिस वहां पहुंच गई, ठीक है। तो हमने कहा चोर से पहले, से पहले, ये आपका संबंध बोधक शब्द है। और कैसा संबंध बोधक शब्द है? कालवाचक, यानी कि समय बता रहा है, के पहले, के बाद, ठीक है। ये क्या है? सब समय है, समय के बारे में बता रहा है। जैसे दूसरा है आपका, छत के ऊपर कौन बैठा है? छत के ऊपर कौन बैठा है? अब ये भी आपका क्या है? संबंध बोधक शब्द है। और कैसा संबंध बोधक शब्द है? स्थानवाचक संबंध बोधक। के ऊपर, के नीचे, के आगे, के पीछे, ये क्या है? सब
स्थानवाचक। ठीक है, कैसा शब्द है? स्थानवाचक है और छत के तथा कौन इसके संबंधित शब्द हैं। अब देखिए, जैसे चाकू के द्वारा फल काटो, चाकू के द्वारा फल काटो। अब देखिए, शब्द है के द्वारा, ठीक है, चाकू के द्वारा फल काटो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो चाकू के द्वारा शब्द, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे संबंध बोधक। ठीक है, और फिर कौन सा संबंध बोधक? ध्यान से पढ़िए जरा इसके भेदों को। कालवाचक है, स्थानवाचक है, दिशावाचक है, कारणवाचक है, तुलनावाचक है या साधनवाचक है। तो ये साधन बोधक है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? संबंध बोधक तो है, लेकिन कौन सा है? साधन। ये साधन बता रहा है कि चाकू से फल काटो, साधनवाचक। ठीक है, इस तरह से हमने कहा। उसके बाद आपको यहाँ पर फल और चाकू के बीच में क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। क्या कर रहा है? फल और चाकू के बीच में संबंध बता रहा है कि चाकू के द्वारा फल काटो। ठीक है, इस तरह से आप संबंध बोधक का पद परिचय यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा समुच्चय बोधक का पद परिचय। समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं? ठीक है, किस तरह से आप समुच्चय बोधक शब्दों का पद परिचय देंगे? तो देखिए, समुच्चय बोधक के लिए भी आपको सबसे पहले यही करना होगा, यानी कि आपको समुच्चय बोधक शब्दों के भेद यहाँ पर बताने होंगे। तो समुच्चय बोधक शब्दों में होते हैं संयोजन, विभाजक, विरोध, परिणाम स्वरूप आदि। ये इसके भेद होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपने क्या करना है। आपने लिखा, दूसरा आपने यहाँ पर वाक्यों, उन वाक्यों के बारे में बताना है जो संबंध, जो जिनके बीच में संबंध है, और योजक शब्दों के बारे में भी बताना है जो क्या कर रहा है? संबंध जोड़ रहा है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है, राकेश ने खाना खाया और पढ़ने बैठ गया। राकेश ने खाना खाया और पढ़ने बैठ गया, और दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। राकेश ने खाना खाया और पढ़ने बैठ गया, तो और शब्द का पद परिचय देना है। उसके बाद माँ ने कहा कि, माँ ने कहा कि आज वह खाना नहीं बनाएंगी। माँ ने कहा कि आज वह खाना नहीं बनाएंगी। तो ये मैं आपको देती हूँ होमवर्क में, इसको आज घर पर जाकर एक बार रिवाइज करें, और नेक्स्ट सेशन में फिर हम इसको आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इसमें अभी हमारा केवल एक पार्ट यानी कि विस्मयादि बोधक जो है वो शेष रह गया है। तो घर पर पढ़ने की कोशिश करें, कोई भी डाउट होता है तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।